हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपने एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो अब हम एक स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे जिसके अंदर करंट होगा और उसकी वजह से हम क्या दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो देखो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं भाई। हमने क्या किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, यानी बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर हमने ले लिया। इसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, एक्स वाई हमने कंडक्टर मान लिया। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर पॉइंट के ऊपर, यानी इसका जो बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट हमने क्या मान लिया भाई, सी पॉइंट मान लिया। इस सी पॉइंट से बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर हमने पॉइंट मान लिया पी। इस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है भाई। और इस पी पॉइंट से लेकर जो सी पॉइंट की डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस हमने किसके इक्वल मान ली, ए के इक्वल मान ली। और जो एक कंडक्टर हमने एज्यूम किया है, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है भाई, आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है इस तरह से, डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब देखो इस ये कंडक्टर हमारे पास क्या हो सकता है भाई, स्ट्रेट कंडक्टर, इसकी लेंथ हम कितनी भी एज्यूम कर सकते हैं, मैं तो इसको हम क्या करते हैं, अगर मैं मान लेता हूं कि भाई इसको हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट के अंदर, स्मॉल करंट एलिमेंट के जो पार्ट होते हैं उनके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया स्ट्रेट कंडक्टर, यानी स्मॉल स्मॉल पार्ट में मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्मॉल सा पार्ट एज्यूम कर लेते हैं, यानी यहाँ पर मान लिया ये हमने ओ पॉइंट मान लिया। इस ओ पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया, इसका एक स्मॉल पोर्शन एज्यूम कर लिया, जिसकी लेंथ क्या है भाई, जैसे मान लिया ये कर लिया हमने पिछले वाले पोर्शन में किया था, तो इसके अंदर करंट आई जा रहा है, तो इसकी लेंथ हमने क्या मान ली, डी एल हमने क्या मान ली भाई, इसकी लेंथ मान ली। इसके अंदर करंट वही आई फ्लो करेगा। और सी पॉइंट से लेकर जो ओ पॉइंट है, इसकी लेंथ हमने क्या मान ली भाई, एल के इक्वल मान ली। ठीक है, तो ओ से लेकर, यानी देखो हमारे पास ओ पॉइंट ये है जहां पर हमने अपना एक कंडक्टर का जो स्मॉल पार्ट है ये एज्यूम किया है। तो यहां पर हमने ओ पॉइंट एज्यूम कर लिया। इस ओ पॉइंट से सी पॉइंट की डिस्टेंस हमने एल मान ली, और यहां पर हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट चूज कर लिया जिसके अंदर करंट कितना जा रहा है, आई, और जिसकी लेंथ क्या है भाई, डीएल लेंथ है। अब इस करंट एलिमेंट की वजह से हमें क्या करना है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे। अब देखो हमने स्मॉल करंट एलिमेंट क्यों चूज किया भाई, क्योंकि ये हमने जो करंट एलिमेंट माना एक्स वाई, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो सकती है, कितनी भी हम एज्यूम कर सकते हैं। तो कोई पर्टिकुलर लेंथ हमारे पास है नहीं इसकी, तो हमने क्या किया, इसका स्मॉल पोर्शन एज्यूम कर लिया। उसी तरह से अगर हम स्मॉल पोर्शन करके उनको हम क्या करते जाएंगे, ऐड अप करते जाएंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे लास्ट में, तो टोटल एक्स वाई का हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका एक स्मॉल पोर्शन एज्यूम कर लिया। उस स्मॉल पोर्शन की वजह से पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे, फिर हम उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर दें, ताकि हमारे पास टोटल वैल्यू निकल के आ जाए। तो देखो भाई इस ओ पॉइंट से हमने क्या किया, पी पॉइंट के ऊपर ये जो डिस्टेंस हमने मान ली, ये डिस्टेंस हमने किसके इक्वल मान ली भाई, आर के इक्वल हमने डिस्टेंस मान ली। और ये दिखा दिया कि जो पी पॉइंट और ओ पॉइंट के बीच का एंगल बनता है, कितना बनता है भाई, थीटा एंगल बन जाता है। ठीक है, और यहां पर जो पी पॉइंट है, यहां पर कितना एंगल बनाता है, ये हमने बता दिया कि इन दोनों के बीच में यहां पर कितना एंगल बनता है भाई, फाई एंगल बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने पी पॉइंट एज्यूम किया, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर हमने एज्यूम किया है, ताकि सी के साथ ही क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, और जो इसके लास्ट एंड है भाई, एक्स और वाई जो एंड है, ये अगर हम इनसे इस पी पॉइंट का क्या करते हैं, एंगल कंसीडर करते हैं, तो ये एंगल हमने क्या मान लिया भाई, ये एंगल हमने मान लिया फाई 2, और नीचे वाला जो हमारे पास ये पोर्शन है, अगर हम इससे मानते हैं एंगल, तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारे पास हो जाएगा भाई फाई 1। तो एंगल हमने क्या किया, अपनी एज्यूम कर लिए भाई। तो देखो भाई हमने यहाँ पर एंगल कंसीडर कर लिया, और फाई 1 कौन सा एंगल होगा, ये कंप्लीट एंगल हो, जैसे फाई 2 था ना भाई, पी से लेकर ये, तो ये जो कंप्लीट एंगल होगा ना, इसको हम क्या बोल देंगे, फाई 1 एंगल बोल देंगे। ठीक है, तो एंगल हमने सारे क्या कर लिए, कंसीडर कर लिए। अब इस स्मॉल पोर्शन जो आईडीएल हमने यहाँ पर कंसीडर किया है ओ पॉइंट के ऊपर, इसकी वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे। तो देखो पिछले वाला जो वीडियो लेक्चर दिया था, उसमें हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट के ऊपर हमने क्या दिखाई थी, मैग्नेटिक फील्ड दिखाई थी। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो कितनी आ रही थी भाई, तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं, स्मॉल पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे आएगी, स्मॉल आएगी, डीबी। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई थी हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई क्या आया था हमारा, आर स्क्वायर।
हमारे पास ये वैल्यू आई थी भाई। अब इसके अंदर देखो टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे यहाँ पर आई है, डीएल है, साइन थीटा है, इन सभी की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, क्यों फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये तो हमारे पास अगर हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं तो ये हमारा जो फार्मूला ये बिल्कुल जो पीछे वाला आर्टिकल हमने किया था एक बायो-सैवर्ट्स लॉ के अंदर बिल्कुल सेम ऐसा ही बन जाएगा। लेकिन उसके अंदर क्या था, हमारा स्ट्रेट कंडक्टर नहीं था, कंडक्टर कैसा था, वेरी स्मॉल कंडक्टर था। तो आज हमने क्या ले रखा है, एक बड़ा कंडक्टर ले रखा है। अगर हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे तो वही बायो-सैवर्ट्स वाला लॉ हमारा बन जाएगा। लेकिन हम इसकी वैल्यू इस वजह से कैलकुलेट करें ताकि हमारे पास इस टोटल स्ट्रेट कंडक्टर की वैल्यू हमारी निकल के आ जाए इस पी पॉइंट के ऊपर वही। ठीक है, तो देखो यहां से अगर हम बात करते हैं, पहले सबसे पहले अगर हम साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो साइन थीटा किसके अंदर जाएगा। अब देखो थीटा किस ट्रायंगल के अंदर है, सीओपी। ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहां पर जा सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल सीओपी। सीओपी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर चले गए तो देखो यहाँ पर फाई है, यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर क्या भाई 90 डिग्री। तो देखो फाई और थीटा दोनों को मिलाकर आपका क्या बनता है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमने यहाँ पर थीटा यूज कर रखा है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 90 डिग्री माइनस फाई। अब यहां से अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालते हो तो साइन थीटा, तो थीटा की जगह हम ये पुट कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस फाइव। और साइन 90 डिग्री माइनस फाइव किसके इक्वल हो जाता है भाई, कोस फाइव के इक्वल। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा आपका, तो ये किसके इक्वल होगा, कोस फाइव। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर दी, किसके इक्वल आ गई, कोस फाइव की। लेकिन कोस फाइव की तो वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी भाई। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करने पड़ेंगे दूसरी टर्म के अंदर, फिर वहां से जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। साइन थीटा को हमने चेंज कर दिया कोस फाइव के अंदर। अब कोस फाइव की वैल्यू हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से देखो अगर हम कोस फाइव की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बट कोस फाइव देखते हैं तो कोस फाइव की वैल्यू आपके पास किसके क्लोज है, ये हमारे पास ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल सीओपी। इसी ट्रायंगल के अंदर तो कोस फाइव किसके क्लोज है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो इसके अंदर देखो ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसको बेस मान लेते हैं ए को, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस हो गया। तो यहां से कोस फाइव की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बेस आपका ए डिस्टेंस होगी और हाइपोटेनस क्या होगा आपका आर। तो क्या हो जाएगा ए डिवाइड बाई आर। ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई भाई, कोस फाइव की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। ठीक है, अब देखो यहां से ये जो नीचे टर्म दी हुई है आर, इसकी भी तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी भाई। आई की भी कर देंगे, डीएल की भी करेंगे, साइन थीटा की भी और आर की भी। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है, कोस फाइव, यहां से कोस फाइव आया था क्योंकि कोस फाइव की वैल्यू हमें पता है भाई, हम पुट कर सकते हैं बाई आर। तो यहीं से हम आर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू यहां से किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई कोस फाइव, यानी आर की लेंगे तो ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका कोस फाइव। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, आर की वैल्यू निकल के आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, यानी अलग से लिख देता हूं, आर की वैल्यू आपकी आ गई वही ए डिवाइडेड बाई कोस फाइव और साइन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, कोस फाइव के इक्वल। ठीक है, दो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली इस ट्रायंगल से। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, बच्चे हमारे पास क्या भाई आई और डीएल बच गया हमारे पास। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करें भाई, अगर डीएल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो देखो डीएल हमारे पास यहां पर है। ठीक है, तो डीएल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रब कर देता हूं मैं, ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखो भाई डीएल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसी ट्रायंगल के अंदर हम जाते हैं सीओपी, जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारी बन रही है इसी ट्रायंगल में, यानी कि इन ट्रायंगल सीओपी के अंदर। अब देखो ये एंगल फाइव बन रहा है, तो एंगल को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, टेंजेंट से। तो यहां पर हम क्या मान लेंगे, टेंजेंट फाइव, ये एंगल था। तो टेंजेंट किसके इक्वल होता है भाई हमारे पास, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सा है आपका, ये परपेंडिकुलर और बेस क्या आपका, ये हमने एज्यूम किया था। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी भाई। तो परपेंडिकुलर होगा आपका एल और बेस होगा भाई आपका ए। तो यहां से अगर मैं एल की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो एल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए इंटू में टेंजेंट
फाइव भाई, ठीक है। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, डीएल की। तो डीएल की वैल्यू कब आएगी, अब डायरेक्टली तो हम डीएल की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डीएल आपका क्या है, यहाँ पर स्मॉल पोर्शन है, तो स्मॉल पोर्शन होगा और यहाँ पर कोई ट्रायंगल भी नहीं बन रही है आपकी। तो यहाँ से हमने डीएल के कोरस्पॉन्डिंग क्या ले ली, एल लेंथ ले ली, और एल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। अब आगे हम क्या करेंगे, डीएल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो L का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, DL हो जाएगा आपका। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन को भी DL फाइव के विद रिस्पेक्ट को हम करेंगे, तो ये होगा DL इज इक्वल टू A एज इट इज टेंजेंट फाइव का क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर फाइव, और फाइव का क्या हो जाएगा वही आपका D5। तो DL की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। तो DL की वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं, DL की वैल्यू आ गई भाई आपके पास A सीकेंड स्क्वायर फाइव इंटू में क्या होगा आपका D5। ये हमने क्या कर दी, DL की वैल्यू को हमने क्या कर दिया भाई, कैलकुलेट कर दिया भाई। अब देखो जो भी चीज हमने निकाली थी, जो स्मॉल टर्म थी DL sin थीटा r स्क्वायर, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब बची करंट की बात। तो देखो करंट जो जा रहा है इसके अंदर, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई, यानी हर एक पॉइंट के ऊपर करंट की वैल्यू कैसी आपकी फिक्स है, ठीक है। तो करंट हमारा सेम रहेगा। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए आपकी कोई जरूरत नहीं हुई आपको, तो ये चीजें इसको मैं रब कर देता हूं। अब ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है यहाँ से, इनकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं तो जब इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू, तो आपके पास जो डीबी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई एज इट इज। डीएल की वैल्यू होगी भाई ए सीकेंड स्क्वायर फाइव D5, साइन थीटा की वैल्यू होगी भाई कोस फाइव, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी भाई, ए स्क्वायर डिवाइड बाई कोस स्क्वायर फाइव। ये वैल्यू आ गई भाई हमारे पास, हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर यहां पर पुट कर दिया भाई। अब जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, जो चीज कैंसिल नहीं हो रही है उसको क्या कर दो, एज इट इज रहने दो भाई। तो यहां से हमारे पास क्या चीज आएगी कैंसिल होके, तो यहां से देखो डीबी की वैल्यू आप निकालो, तो डीबी क्या हो जाएगा यहां से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपका एज इट इज, आई भी एज इट इज, ए इंटू में यहां पर लिख दिया भाई सीकेंड स्क्वायर फाइव इंटू में D5 इंटू में क्या होगा भाई कोस फाइव, और ये कोस स्क्वायर फाइव ऊपर चला जाएगा आपका, इंटू में क्या होगा कोस स्क्वायर फाइव, और डिवाइड बाई में आपका क्या बचेगा भाई नीचे ए स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे, देखो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई इंटू में ए। अब देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, कोस स्क्वायर थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई में सीकेंड थीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 बाई में कोस स्क्वायर फाइव इंटू में D5 इंटू में कोस फाइव, और इंटू में क्या होगा भाई कोस स्क्वायर फाइव। ये मैं चीज रख दिया, और इसके डिवाइड में हमारे पास क्या भाई ए स्क्वायर है भाई इसके डिवाइड में, ठीक है। अब जो टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दो, ए से क्या होगा ए स्क्वायर कैंसिल होगा, कोस स्क्वायर फाइव से ये कोस स्क्वायर फाइव कैंसिल। अब हमारे पास जो वैल्यू बची वो क्या वैल्यू बची हुई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, वैल्यू पुट कर दो भाई, इसको मैं यहां से ऊपर से रब कर देता हूं, इसको भी रब कर देता हूं मैं यहां पर वैल्यू पुट करने के बाद। ये वैल्यू आपको पता है लग गई होगी भाई कि हमने किस तरह से इसकी वैल्यू निकाली है। तो यहां पर जो डीबी की वैल्यू आएगी, डीबी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पर बच गया आई इंटू में आपका क्या बचा भाई कोस फाइव D5, कोस फाइव इंटू में D5, और डिवाइड में और क्या बच गया भाई आपका ए। तो हमारे पास ये वैल्यू बच जाती है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की भाई यहां से। अब देखो ये जो डीबी आई है ये तो किसकी वजह से आई भाई, इस डीएल की वजह से आई है ना। अगर मैं इस पूरे स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से निकालूंगा तो इस तरह के बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट मैं यहां पर कंसीडर कर सकता हूं, तो सभी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इतनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो इसका मैं क्या कर दूंगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल
मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं भाई, डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई बच गया भाई आई इंटू में कोस फाई इंटू में डी फाई डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा भाई ए। अब हमारे पास ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन इंटीग्रेशन एक लिमिट के अंदर भी तो होना चाहिए भाई। देखो यहाँ पर हमने वाई एंड माना था, यहाँ पर एक्स एंड माना था। ये एक्स और जो वाई एंड है इस स्ट्रेट कंडक्टर के, ये इसके साथ कितना एंगल बनाते हैं भाई, ये फाई टू है, ये फाई वन। लेकिन ये जो फाई वन है ये क्या है भाई, इसके सेंटर से भी लो, और फाई टू क्या है सेंटर से वो है। तो जो सेंटर से नीचे जो चीज जाती है उसको हम क्या लेते हैं नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या लेंगे भाई पॉजिटिव। तो जो इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट है वो हम क्या लगा देंगे भाई -φ1 से +φ2 हम क्या लगा देंगे लिमिट लगा देंगे इसकी। ठीक है, तब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास लिमिट लगाने का क्या मतलब है कि हमें एक पर्टिकुलर एरिया मिल गया भाई कि हमें इस एरिया के बीच में लिमिट करनी है। वरना जो इसकी लेंथ है हम कितना भी स्ट्रेट कंडक्टर ले सकते हैं, ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, इसको नीचे की साइड में भी इंक्रीज कर सकते हैं इसकी लेंथ को। तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर लेंथ तो नहीं है ना भाई। और φ1 और φ2 लेंथ से हमने क्या कर दिया इसकी लेंथ को फिक्स कर दिया, यानी कि जो लास्ट वाला एंड है चाहे हम इसको कितना ही नीचे ले आए ये हमेशा इसके साथ कितना एंगल बनाएगा φ1 का। ऊपर वाले को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमेशा इसके साथ कितना एंगल बनाएगा φ2। यानी हमने लिमिट फिक्स कर दी कि इतना एंगल इसके साथ क्या करेंगे बनाएंगे। तो यहाँ से हम इसको क्या करें भाई कैलकुलेट करेंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन को, इसको मतलब कर देता हूँ नीचे से, इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करना आता ही होगा, +1 क्लास में आपने सीखा होगा या +2 क्लास में भी सीखेंगे आप। तो यहाँ से डी बी का इंटीग्रेशन होगा भाई बी इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म वो हमारी बाहर आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या बचा भाई नीचे आई डिवाइड बाई ए, ये कांस्टेंट टर्म है बाहर आ गई, अंदर बचा लिमिट होगी -φ1 से +φ2, अंदर बच जाएगा भाई आपका कोस फाई इंटू में डी फाई। अब इसका इंटीग्रेशन करो भैया तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में ए और यहाँ पर आई। अब देखो कोस फाई इंटू डी फाई का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है भाई -sin फाई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -sin फाई और लिमिट आ गई भैया आपकी -φ1 से +φ2। ये हमने क्या कर दिया इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर करके दिखा दिया भाई। अच्छा और एक बात ध्यान रखनी भाई कोस फाई का जो इंटीग्रेशन होता है +sin फाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, डिफरेंशिएशन होता है -φ। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करें तो cos फाई का इंटीग्रेशन होगा +sin फाई। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ से उसको ऊपर से रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए हमें करने के लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे अपनी लिमिट पुट करेंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी बी हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी भाई म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए इंटू में अंदर आपकी क्या हो जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये φ2 है तो यहां पर हो जाएगा sin φ2 माइनस sin φ1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भाई। अब इसमें आपने ये ध्यान रखना है, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे और एक माइनस यहां पर है, ठीक है, तो माइनस माइनस आपके क्या हो जाएंगे प्लस। यही चीज मैंने आपको समझाने के लिए चीज लिखी है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट लिखोगे तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आपके पास क्या है -φ, तो इसको हम क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा -sin φ1, तो ये हो जाएगा। इसको जब आप तोड़ोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए इंटू में बचेगा भैया आपका sin φ2 प्लस sin φ1। आपके पास ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाती है भाई एक स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट की वजह से किसी भी पॉइंट P के ऊपर भाई। अब इसके कुछ स्पेशल केस आते हैं भाई कि स्पेशल केस में हम जो φ1 φ2 और φ1 की वैल्यू हम कितनी एज्यूम करेंगे अपनी। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि जो φ1 और φ2 है फर्स्ट केस में कि φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये दोनों जो P पॉइंट है वो क्या करता है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में लाई करेगा, यानी जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा इसका 90 डिग्री बनेगा। तो φ1 और φ2 की वैल्यू अगर यहाँ पर 90 पुट करते हो तो sin 91, यहाँ पर भी sin 91, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी भाई 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा
म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू में 2 i डिवाइड बाई में a। फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा भाई। अब सेकंड केस में हम क्या करते हैं, अगर फाई वन को हम क्या ले लेंगे, फाई वन को हम ले लेते हैं भाई 90 डिग्री और फाई टू को हम क्या ले लेते हैं 0 डिग्री। ठीक है, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है, एक को हम ले लेंगे 90 डिग्री और दूसरे को क्या ले लेंगे भाई 0 डिग्री हम एज्यूम कर लेंगे। तो देखो फाई वन को 90 डिग्री एज्यूम करने का क्या मतलब है, फाई वन हमारे पास ये एंगल है और फाई टू क्या है 0, तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल 0 है, यानी जो पी पॉइंट हो कहां पर लाई करेगा, इस एंड के ऊपर लाई करेगा, यानी इससे थोड़ा सा ऊपर। तो ये जो एंगल होगा इसका ये क्या बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ पर वाई का जो एंगल बनेगा फाई टू क्या बन जाएगा आपका 0 डिग्री बन जाएगा। तो यहां से जो आपकी वैल्यू आएगी भाई बी की वैल्यू निकल के वो कितनी हो जाएगी, फाई टू की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, साइन 0 फाई वन 90 डिग्री, तो ये क्या हुआ 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम क्या बचेगी भाई म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई इंटू में ए। तो सेकंड केस से हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई और फर्स्ट केस से हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड आई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां से आ जाती है भाई। अब देखो अगर हम क्या कर देते हैं भाई, इसकी डायरेक्शन बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो जब आप इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओगे तो किससे बताओगे भाई, स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके अंदर करंट जा रहा है, तो वही हमारे पास क्या आएगा राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी क्या दिखा देंगे डायरेक्शन दिखा देंगे। तो अगर हम थंब को क्या करते हैं भाई करंट की डायरेक्शन में करते हैं, तो कर्वेचर ऑफ फिंगर क्या बताएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट आपका डाउनवर्ड आता है तो अब की बार क्या हो जाएगा, इस तरह से कर्वेचर ऑफ फिंगर क्या दिखाते हैं आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हम इसकी डायरेक्शन दिखा देते हैं, डायरेक्शन ये चीज तो आपको समझ में आ चुकी होगी भाई। ठीक है, डायरेक्शन दिखाओगे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी, तो इसकी डायरेक्शन किसे दिखाओगे भाई राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, या फिर हम इसको और किसे बोल देते हैं मैक्सवेल कोर्कस्क्रू रूल। देखो वही आ जाता है राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, बात एक है दोनों की। मैक्सवेल इसको किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था, तो इसका नाम रख दिया मैक्सवेल कोर्कस्क्रू रूल। दोनों की बात वही है कि जो आपको जो थंब होगा वो क्या दिखाएगा करंट की डायरेक्शन दिखाएगा, और जो कर्वेचर ऑफ फिंगर होगी वो आपकी क्या दिखाएंगे भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आपकी शो कर देगी। तो ये हमने क्या दिखा दिया भाई मैग्नेटिक फील्ड की किस डायरेक्शन के बारे में हमने यहाँ से बता दिया। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। आज वीडियो में सिर्फ हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो आपने इसका डायग्राम अच्छे से अंडरस्टैंड करना भी, डायग्राम समझ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आपने बायोसवर्ट्स क्लास से निकाली थी वो रखोगे, उसके अंदर जो भी टर्म आएगी उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। एक तो किसकी कैलकुलेट करोगे भाई डीएल की, साइन थीटा की और आर की, तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करके उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगी, जो भी वैल्यू आए उसको हमने क्या करना है इंटीग्रेशन करना और लिमिट लगानी है -φ1 से φ2। आपके पास सिंपल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर आपने इसके केस देखने में अगर φ1 φ2 दोनों 90 के इक्वल हो जाएं, या फिर φ1 90 होगा φ2 0, इसका अपोजिट भी हो सकता है, φ2 यहाँ पर 90 ले लो φ1 0 ले लो, तब भी आपके पास रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, तो कैसे करके हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपने इसमें करनी है मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक में, क्योंकि इसकी जो आपकी डायरेक्शन दिखाई जाएंगी करंट दिखाई जाएंगे वो इसके हिसाब से आएंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही भी, जैसे आपको वीडियो लगे आप मुझे बता दें। थैंक यू।